आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। जस्टिस याया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। हलबर्दारी की तकरीब की तैयारियां शुरू। जस्टिस याया अफरीदी चीफ जस्टिस नामजद होते ही मुतहर्रिक। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह से मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट की मुख्तलिफ विंग्स के सरबराहान की चीफ जस्टिस को ब्रीफिंग। अदालती स्टाफ को कल दोबारा ब्रीफिंग के लिए बुला लिया गया। मुख्तलिफ ब्रांचेस से ब्रीफिंग प्रेजेंटेशंस मांग ली गई। नामजद चीफ जस्टिस को स्टाफ की मुबारकबाद के साथ साथ मुख्तलिफ बार काउंसिल्स की जानिब से भी तहनीती पैगामात मौसूल। आईनी तरमीम के जरिए सीनियरिटी के असूल से हटकर जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोके जाने पर शदीद रद्द अमल का तासुर भी गबारे की हवा की तरह फिजा में तहलील होता दिखाई दे रहा है। आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री में चैलेंज कर दी गई। तहरीक इंसाफ ने भी आईनी तरमीम और पार्लिमानी कमेटी के कयाम को अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया, लेकिन अपोजिशन लीडर उमर अयूब नए चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद की बजाय उनके सामने केस चलाने पर तैयार है। नए चीफ जस्टिस के सामने आप अपने केसेस लेके जाएंगे, उन पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं आप कि नहीं कर रहे? देखिए जी, एक जुडिशल प्रोसेस है, जज हैं वो, हम लोग अपने जुडिशरी को रिस्पेक्ट देते होते हैं और हम लोग जाएंगे। जो भी जज साहबान होंगे उसकी कुर्सी के सामने तो आपने खड़ा होना है केस लेने के लिए। ऑपोजिशन लीडर का रियलिज्म या लचक कह लीजिए नए चीफ जस्टिस के सामने केस चलाने पर रजामंद, लेकिन पीटीआई के ही रहनुमा हामिद खान ने नए चीफ जस्टिस से यह मुतालबा कर दिया कि आप अपनी बारी पर चीफ जस्टिस बने। वो अच्छा जज है, उसको ये कबूल नहीं करना। आज हम अपील कर रहे हैं उसके पास कि तुम्हारा अभी तक अच्छा रिकॉर्ड है, तुम्हें लोग अच्छा जज समझते हैं, तुम अपनी बारी पे आओ चीफ जस्टिस। तुम्हारी बारी आएगी मुनीब अख्तर के बाद। अपने वक्त पे कबूल करना, तुम्हारी इज्जत रह जाएगी कौम। अपनी इज्जत बचाओ, अपना नाम बचाओ। ऑफिस होल्ड करोगे तो उसके बाद तुम कौम के एक मुजरिम के तौर पर नजर आओगे। मगर ऐवान सदर में जस्टिस याया अफरीदी के हल्फ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐवान सदर ने सुप्रीम कोर्ट से मेहमानों की फहरिस्त भी मंगवा ली है और खुद जस्टिस याया अफरीदी ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और मंसूर अली शाह से उनके चेंबर्स में जाकर मुलाकात भी की है। चीफ जस्टिस ने जस्टिस याया अफरीदी को मुबारकबाद पेश की। इसी तरह जस्टिस अजहर हसन रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद ने नामजद चीफ जस्टिस से उनके चेंबर में मुलाकात करके मुबारकबाद पेश की। जस्टिस याया अफरीदी की अटॉर्नी जनरल से भी मुलाकात हुई। मुबारकबादों के इस सिलसिले में सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, भावलपुर और इस्लामाबाद की बार काउंसिल्स ने भी जस्टिस याया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का खैर मकदम किया। जस्टिस याया अफरीदी की तैनाती से पहले शदीद रद्द अमल या तहफ़्फ़ुज़ात का जो तासुर कायम किया जा रहा था, फिलहाल वो मंजर बनता दिखाई नहीं दे रहा। मुल्क की तारीख में एक नए दौर का आगाज हुआ जाता है, जहां गुज़िश्ता 75 सालों के दौरान आर्मी चीफ की तैनाती हुकूमतों की रुखसती या दवाम का बायस बनती आई हैं। वहीं कल जब से पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याया अफरीदी को बतौर चीफ जस्टिस तैनात करने की मंजूरी दी है, अब यह बहस शुरू हो चुकी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में तैनात होने वाले हर जज चीफ जस्टिस बनने के लिए हुकूमत की गुड बुक्स में रहने की कोशिश करेंगे या फिर आईन और कानून के मुताबिक फैसले दिए जाएंगे। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के अनकरीब रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस मुतनाज़े। सीनियरिटी की फहरिस्त में सबसे ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह पर भी अपने डिसेंटिंग नोट पर सवालात खड़े करके जा रहे हैं और मुंतखब होने वाले चीफ जस्टिस भी मुतनाज़े हालात के बायस और इन हालात के रहमो करम पर। मौजूदा बाब अदालती तारीख का वो बाब है कि जिसमें सियासी और गैर सियासी मुफादात का गहरा तासुर है। जस्टिस मंसूर अली शाह अपने खानदान के हमरा उम्र के लिए रवाना होंगे। वो अलविदाई रेफरेंस में शिरकत नहीं करेंगे। हमारी इतलात हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह पहले से इन्फॉर्म्ड थे कि वो चीफ जस्टिस बनाए जाने की फहरिस्त से निकल चुके हैं और रात गए इस खबर के बाद भी रिलैक्स थे, सुकून में थे और अपनी रूटीन के मुताबिक सोए भी, ये कहकर कि देयर इज नो प्रॉब्लम, आई एम रिलैक्स, कल सुबह मुझे जल्दी दफ्तर जाना है। बात करेंगे इस हवाले से कि अगला आईनी बेंच का सरबरा कौन मुंतखब होने जा रहा है। क्या वाकई वकला तहरीक जन्म लेगी या ऑल इज़ वेल फॉर नाउ। हमारे साथ मौजूद हैं रियासत अली आज़ाद साहब, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। मुइज़ जाफरी माहिर कानून हैं हमारे साथ। इश्तियाक अहमद और अमजद शाह दोनों मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल मौजूद हैं। साथ हम मोहम्मद अफजल साहब को भी थोड़ी देर में उनका इनपुट भी लेंगे, सदर बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपसे आगाज़ करूंगी। मुइज़ जाफरी साहब, बताइएगा कि नामजद चीफ जस्टिस बड़े मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। अभी हल्फ नहीं उठाया गया मगर मुलाकातें भी शुरू हैं और ब्रीफिंग्स भी लेना शुरू कर दी हैं। हामिद खान साहब बहरहाल ये अपील कर रहे हैं कि नामजद चीफ जस्टिस जो है वो जो ये पेशकश है इसे मुस्तरद कर दें और अपनी
عزت بچا لیں بقول ان کے؟ جی، یہ مطالبہ جو ہے وہ اس وقت جو آئینی ڈھانچے کے اوپر حملہ ہوا ہے اس کے بعد بھی پروائزو تو یہی کہتا ہے کہ اگر وہ نہ کر دیں گے تو پھر باقی بچے ہوئے 2 سینئر موسٹ ججز کے اندر سے یعنی منصور علی شاہ صاحب یا منیب اختر صاحب کے درمیان ہی فیصلہ کرنا پڑے گا حکومت کو. پھر حکومت مجبور ہو جائے گی شاہ صاحب کو چننے کے لیے، کیونکہ منیب اختر صاحب تو ظاہر ہے ان کے لیے ایبسلیوٹلی ناٹ کا درجہ رکھتے ہیں. لیکن جو اس حکومت نے اپنے عزائم دکھائے ہیں، جو نیت دکھائی ہے، اس کے اندر میرے خیال سے رانا ثناء اللہ صاحب نے کل انٹرویو دیتے ہوئے اس کی تشریح کسی اور طریقے سے اپنے تئیں کی تھی، جس کے بعد میرے خیال میں یہ خدشہ کافی کلیئر ہے کہ حکومت اگر اپنی ہی لائی ہوئی آئینی ترمیم کی بھی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر آئینی کوئی حرکت کر جائے اور باقی 2 کے بجائے جو چوتھے ان سینیورٹی ہیں ان کو چیف بنا دیں، تو پھر اول تو قاضی صاحب کا بوجھ جو ہمارے اوپر 26 اکتوبر تک ہے اس وقت تک اس کے خلاف کچھ کیا نہیں جا سکے گا، اور اس کے بعد اگر حلف برداری ہو جاتی ہے تو پھر تو بالکل بھی کچھ نہیں کیا جا سکے گا. لہٰذا میرے خیال میں یہ بھی اس کے اندر بھی شاید کوئی منطق ہے کہ یحییٰ صاحب جو ہیں وہ یہ عہدہ سنبھال لیں. جو میں نے کورٹ کے اندر سے رپورٹنگ سنی ہے، اب وہ ظاہر قیاس رائیاں ہیں، اس کے اندر بھی مجھے جو بات سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ججز ہیں، خاص طور پہ یحییٰ صاحب، منصور صاحب، من اللہ صاحب، کیونکہ ان کی 40 سالہ رغبت رہی ہے، میرے خیال میں ان کی آپس کے تعلق جو ہیں وہ عہدوں سے اوپر ہیں. اور اگر اس مسئلے سے ہم نے نکلنا ہے تو میرے خیال میں عدالت کے اندر یکجہتی جو ہے وہ بہت ضروری ہوگی، اور لوگوں کو اپنے ٹائٹل سے اور اپنے ٹینیئر سے آگے سوچتے ہوئے فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ اس وقت کی جد و جہد اگر ہوگی تو اس کا نتیجہ پھر یہی ہوگا کہ پارلیمنٹیرینز کو ایک اور دفعہ پک اینڈ ڈراپ سروس مل جائے گی اور ان کو اٹھا کے پھر پارلیمان میں ڈپازٹ کر دیا جائے گا، ووٹ کر کے ایک مزید آئینی ترمیم ہو جائے گی. لہٰذا اس پروسیس کے اندر اگر اندر سے لڑا جائے تو وکلاء کا فرض ہے ایجیٹیٹ کریں. آپ نے جو یہ بار کاؤنسلز اور ایسوسییشنز کا کہا ہے، میں اس کا شکوہ کرنا چاہتا ہوں. سندھ بار کاؤنسل کی طرف سے تواتر سے کوئی رینڈم سیکریٹری صاحب ہیں وہ خط نکال دیتے ہیں اور آپ سب لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ لیجیٹمیٹ ہے. ایسا نہیں ہے. اور اسی طرح سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسییشن کی بھی یہ جو جانے والی کمیٹی ہے، یہ جب الیکٹ ہوئی تھی تو اس کے منشور میں کہیں دور دور تک یہ بحث نہیں تھی کہ وہ آئینی ترمیم کا ساتھ دے گی یا نہیں دے گی، ہو ہی نہیں سکتی تھی. لہٰذا یہ کوئی بھی پوزیشن لینے سے پہلے اس نے جنرل باڈی بلانی چاہیے تھی اور وہ نہیں بلائی ہے. حالانکہ 400 وکلا یہ لکھ کے کہہ چکے ہیں ان سے کہ ایک سائنڈ لیٹر 400 ممبران کا جا چکا ہے کہ آپ جنرل باڈی بلا کے ان کے اندر جو ان کی رائے ہے اس کو سمیٹ کے پھر کوئی پوزیشن لیں. اور یہ سندھ بار کاؤنسل کے حوالے سے بھی یہی بات ہے کہ آپ کوئی نہیں ہوتے کہ اپنی طرف سے یہ پوزیشن لینے والے کہ کسی کو مبارکباد دے رہے ہیں اور کسی آئینی ترمیم کو سراہ رہے ہیں. یہ لوگ در حقیقت اپنے عہدوں کے ساتھ کی میل ایڈمنسٹریشن کر رہے ہیں، یہ مس کانڈکٹ کر رہے ہیں. اور جو وکلاء کے اندر ایکچولی یہ جو ریاست علی آزاد صاحب سے ابھی جو بات ہو رہی تھی، دس از مسئلہ یہ ہے کہ ایک آپ کے پاس ایک کامن ڈینومینیٹر یا دیکھ لیجئے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے طور پہ ایک ڈکٹیٹر سامنے کھڑا تھا جو سارے وکلا جو ہیں وہ یکجا ہو گئے، ایک ہو گئے، یونائٹڈ ہو گئے. آج کیونکہ نون لیگ کے دھڑے بھی ہیں، پی ٹی آئی کے دھڑے بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے دھڑے بھی ہیں. دس پالیٹکس ود ان the bars as well right now unfortunately. سو میں اگر آپ اجازت دیں I'll get to that as well. ریاست علی آزاد صاحب بتائیے گا کہ حوالہ بار بار 1994 کا بھی دیا جاتا ہے جب بی بی کی حکومت میں جسٹس سعود جان کو رول آؤٹ کر کے ان سے جونیئر جسٹس جو تھے اجمل میاں اور پھر جسٹس قدیر چودھری ان کو چیف جسٹس بنانے کا کہا گیا تو دونوں نے انکار کر دیا تھا اور پھر چوتھے نمبر والے جسٹس سجاد علی شاہ کو چیف جسٹس بنا دیا گیا تھا. اس بار بھی کہیں نہ کہیں رات گئے یہ قیاس ہو رہی تھی کہ اتنی زیادہ ان کی ہم آہنگی ہے، ایک چیمبر میں کام کر چکے ہیں، 40 سالہ ایک ساتھ زندگی گزاری ہوئی ہے، تو یہ شاید ریجیکٹ کر دیں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہر بات یہ ہے کہ جیسے ابھی محیط صاحب فرما رہے تھے، میں ان کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. دیکھیں اسلام آباد بار کا بھی آپ نے نام لیا ہے، بار کونسل کا، یہ میرے علم میں نہیں ہے کم از کم، چونکہ ہم نے پاکستان آل پاکستان لوئر کنونشن کے اندر اسلام آباد بار کونسل، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے ان پرپوزڈ امینڈمنٹ کو ریجیکٹ کیا تھا. اب دیکھیں جہاں تک یحییٰ افریدی صاحب کی ذات کا تعلق ہے تو اس پہ کسی وکیل کو کوئی وہ مطلب اعتراض نہیں ان کی ذات کے حوالے سے. بہت اپرائٹ انٹیگریٹی والے پروفیشنل بہترین جورسٹ جج ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ عدلیہ کا ایک ایسٹ ثابت ہوں گے. لیکن ہماری ریزرویشن کیا ہے کہ جو ٹرائکاٹمی آف پاور کے اندر اور جو ایک سینئر
موسٹ سینئر جج آف سپریم کورٹ کا جو پرنسپل لے ڈاؤن کیا گیا جس کے اوپر 17 ججمنٹس ہیں، اس کے اندر موسٹ سینئر پرسن جو جج ہے اس کو ہی چیف جسٹس ہونا چاہیے۔ اس سے ہوگا کیا، اس میں قباحت کیا ہے کہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آزادی عدلیہ ہے اس کو یوزرب کیا جا رہا ہے بائی ویرچو آف دس امینڈمنٹ، جس کی وجہ سے ہمارے تفوضات ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یا آفریدی صاحب کو شاید یہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے، اور جو موسٹ سینئر ہے، جو ڈیزرونگ ہے، جس نے اس کیریئر کا آغاز کیا اور آج اس پیک پہ پہنچے، اور میں سمجھتا ہوں ان کا گناہ صرف ایک ہے جو 12 جولائی کی ججمنٹ ہے۔ ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ سید منصور علی شاہ صاحب جب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے تو ان جیسا جوڈیشل ریفارم کوئی چیف جسٹس پورے پاکستان میں نہیں لا سکے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ ہوں گے تو جتنا جوڈیشل ریفارم اور اس ادارے کے قد کاٹ میں اضافہ ہوگا، اس کی کوئی مثال آپ کو عدلیہ کی تاریخ میں نہیں ملے گی۔ اس لیے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سید منصور علی شاہ صاحب کو ہی مسٹ بی دی چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان۔ سوال یہ بھی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو آرٹیکل 175 اور سب آرٹیکل 3 ہے جس کے اندر یہ ہولڈ کیا گیا کہ جی عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کیا جائے گا، اور اس میں لکھا گیا تھا کہ 14 سال کے اندر پروگریسیولی آپ نے اس کو الگ کرنا۔ آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد آج پھر وہ علت آپ نے دوبارہ سے اس نظام کے اندر ڈال دیا، اور اس سے بڑی بات کیا ہے کہ وہ پارلیمنٹیرین چیف جسٹس کو ایویلیویٹ کریں گے جن میں سے اکثریت جو ہے، جنہوں نے سزائیں کاٹی ہیں، جو کنوکٹ ہوئے، جن پہ کیسز بنے، وہ چیف جسٹس کی ایویلیویشن کریں گے۔ جنہوں نے نہ لا کیا ہوا ہے، نہ انہیں اے بی سی آتی آئین کی، وہ کیسے اس کو ڈیٹرمن کریں گے، یا کیا پیمانہ ہوگا یا سٹینڈرڈ ہوگا، کیسے آپ کریں گے؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایک نیورو سرجن نے جو آپریشن کرنا ہے وہ ایک ڈاکٹر آپریشن کرے گا، تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ اچھا، سو یہ امجد شاہ صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے، جسٹس یحییٰ آفریدی حکومتی اتحاد کے لیے تو قابل قبول رہے، مگر سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہ بنائے جانے کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے ان پارلیمنٹیرینز کے لیے؟ اس طرح سے تھا کہ میں اب آپ کو بتاؤں کہ خیبر پختونخوا سے ہمیشہ یہ زیادتی کی گئی کہ یہاں کے جج کو اس وقت جس وقت ان کی ایلیویشن ہوئی 2004 میں، تو یہ سینئر موسٹ چیف جسٹس تھے، لیکن ان کو روکا گیا اور ان سے پہلے پنجاب سے اور سندھ سے لوگوں کو لایا گیا تاکہ وہ ان سے سینئر ہو جائیں، حالانکہ یہ ان سے سینئر تھے۔ آج دیکھیں اللہ کا قانون ہے کہ آج ان کا نصیب میں لکھا ہوا تھا، وہ سارے سینئر گئے اور یہ آج چیف جسٹس کے لیے نامینیٹ ہو گئے۔ ہم اصل میں تاریخ کو بھول جاتے ہیں۔ آپ وہ دن دیکھیں کہ جب یحییٰ آفریدی صاحب کو لانے میں تاخیر اس لیے کی گئی کہ یہ چیف جسٹس بن جائیں گے تو دوسرے لوگ رہ جائیں گے، تو ان کو چیف جسٹس بنانے کے لیے ان کو روکا گیا تھا۔ آج اللہ کے نظام ہے، یہ ہو گیا۔ دوسرا، میں ریاست علی آزاد میرے چھوٹے بھائی ہیں، میں ان سے معذرت کے ساتھ آپ کو میں نام بتاتا ہوں: اعظم نذیر تارڑ صاحب، احسن اقبال صاحب، علی ظفر صاحب، حامد خان صاحب یا کامران مرتضیٰ صاحب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آئین اور قانون ان ججوں سے زیادہ سمجھتے ہیں، یہ وہ پارلیمنٹیرین ہیں۔ اور جو لوگ جوڈیشل کمیشن میں بیٹھتے ہیں، پاکستان بار کونسل کا نمائندہ، پروونشل بار کونسل کا نمائندہ، اٹارنی جنرل آف پاکستان، لا منسٹرز، یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کنوکٹ ہیں، یا یہ وہ لوگ ہیں جو ان پڑھ ہیں؟ میں نے شاید ایکسیپشنز کی بات کی، سب کی بات میں نے نہیں سر، نہیں نا، جذباتی ہو کے دیکھیں نا، آپ بڑھا چڑھا کے نہ پیش کیا کریں نا میرے بھائی۔ آپ ان لوگوں کو، ابھی جو پارلیمانی کمیٹی تھی، ذرا ان لوگوں کے نام دیکھیں، ان لوگوں کو دیکھیں کہ وہ آئین اور قانون کو کتنا سمجھنے والے لوگ ہیں۔ ان میں کوئی ایک مجھے ان پڑھ بتا دیں، کوئی ایک مجھے سزا یافتہ بتا دیں۔ اور جو سزائیں کسی دینے کے لیے کوشش کی جاتی ہے وہ سیاسی مقدمے ہوتے ہیں سیاسی لوگوں پر، بعد میں سارے بری ہو جاتے ہیں۔ تو جو بری ہو گیا اس کو ہم یہ کہیں کہ جی یہ اس کے خلاف مقدمہ تھا، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ یحییٰ صاحب کی جو ایز اے چیف جسٹس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، ایک بات میں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ منصور علی شاہ صاحب نے، ان کا یہ آئیڈیا ان کا برین چائلڈ ہے کہ 3 کا پینل بنائے اور اس میں سے
जो सीनियरिटी कम सूटेबिलिटी पर चीफ जस्टिस बनाया मगर जाए। अगर शाजी अगर फकत काबिलियत पे भी देख लिया जाए या रिफॉर्म एजेंडे पे भी देख लिया जाए तो नहीं काबिल तो सारे जजेस काबिल हैं। आप देखिए ना आलिया नीलम साहब को कैसे बनाया गया। उस जुडिशियल कमीशन में मंसूर अली शाह साहब भी बैठे थे, मुनीब अख्तर साहब भी बैठे थे, या अफरीदी साहब भी बैठे थे, और इन्होंने कंसेंट दी कि बिल्कुल ठीक है कि एक पैनल बनाए और उसमें से एक बंदे को चीफ जस्टिस बनाया जाए। ऊपर वाले सारों को छोड़ के बनाया गया। ऐसा ही है। आज जिस वक्त वो आइन में वो हाई कोर्ट तक था ना, सीनियरिटी तो आपको हमेशा ठीक है, मगर आप कह रहे हो ओरिजिनल सीनियर लिस्ट में अगर आप देखें तो आप वैसे ही याया अफरीदी साहब को पहली सुप्रीम कोर्ट में आ जाना चाहिए था। सो ये इश्तियाक अहमद साहब जस्टिस मंसूर अली शाह बेहतरीन शोहरत के हामिल हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि जिस तरह तहरीक इंसाफ ने जस्टिस मंसूर अली उनको डिस्प्यूट कर दिया, आपको लग रहा है? जी, मैं कहता हूँ कि उनके साथ दुश्मनी की हामिद खान साहब ने। ठीक है, मोइज जाफरी साहब, क्या आपको लगता है कि जो खौफजदा एक रिजर्व सीट फकत एक फैसले की वजह से इतना खौफ सर यूनानिमस फैसले दे रहे हैं विद द काइंड ऑफ रिकॉर्ड दैट मंसूर अली शाह साहब हैज? मैं पहले तो एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो आपके बाकी दो मेहमानान ने फरमाया है कि पूरी दुनिया में कंसल्टेटिव प्रोसेस होता है, ये दुरुस्त है, लेकिन एक आदमी को शुरू में जज बनाने के लिए जब एक दफ़ा आप सिस्टम के अंदर आ जाएं तो फिर ये बात ज़रूर है कि ये इसका तयन होना चाहिए कि आप एफिशिएंट हैं या नहीं हैं, और आप एक टेन्योर्ड पोजीशन में, सिक्योर्ड पोजीशन में आने के बाद काम करना अगर छोड़ गए हैं, जिसकी वजह से मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब का ये फैसला था कि हाई कोर्ट के जज को चीफ जस्टिस इंतज़ामी तौर पर जब बनाया जाएगा तो वहाँ पर आप सीनियरिटी से बंधे हुए नहीं होंगे, लेकिन बशर्ते ये कि वो फैसला जजेस कर रहे होंगे, यानी कि उन्हीं से सीनियर जजेस उनकी काबिलियत देखते हुए। इस मुल्क का जो कानून है उसके तहत 26वीं तरमीम से पहले ये बात दुरुस्त थी और ये मानी जा सकती थी और होनी भी चाहिए थी 18वीं तरमीम के बाद कि इनके इनिशियल अपॉइंटमेंट में एंटीसीडेंट्स ऑफ अ जज के ऊपर ज़रूर पार्लियामेंटेरियंस की राय आनी चाहिए थी, और ये गलत किया 19वीं तरमीम करवा के इफ्तिखार चौधरी ने कि पार्लियामेंट्री कमेटी को एक रबर स्टैम्प बना दिया। पार्लियामेंटेरियंस को भी उतना ही हक है कि एक वकील के इर्द गिर्द की जो शनाख्त है, उसकी जो रेप्यूटेशन है, उसके ऊपर वो कमेंट कर सकें कि वो जब जज बन रहा हो, लेकिन जब वो जज बन जाए तो उसकी जुडिशल परफॉर्मेंस कैसी है, इसको एग्जीक्यूटिव इंतज़ामिया की मुदाखलत से अगर आप इंसुलेट नहीं करेंगे तो यानी कि आप हर जज को एग्जीक्यूटिव इंतज़ामिया के ताबे करके रखेंगे, और हर जज जो है वो अपनी प्रमोशन, अपने ओहदे से आगे जाने का नज़र सिर्फ उन पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर रखेगा जिनकी जो भी राय हो वो राय अच्छी या बुरी एक जज के बारे में रखेंगे, अगर तो वो इस बुनियाद पे ही रखेंगे कि उसने उनके मौक़िफ़ के हवाले से क्या किया क्या नहीं किया। और ये अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री के लिए कर देंगे तो यानी कि आप एक पूरे पिलर ऑफ द स्टेट को इंतज़ामिया के ताबे इस तरह कर देंगे, एक ऐसे पिलर ऑफ द स्टेट को जो कि कॉमन लॉ जुरिसडिक्शन में जुडिशियल रिव्यू इस्तेमाल करता है। मगर मोइज, आपने बार-बार, ये आपकी बातों सब में वजन है, मगर आपने राना सनाउल्लाह हुकूमत को बार-बार सुना होगा कि ग्रुपिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उसको हम खत्म कर रहे हैं। जी देखिए, अगर ये कर रहे हैं तो फिर जिन अज़ाइम के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की थी वो तो हमें समझा रहे थे कि वो जुडिशल रिफॉर्म इसलिए हो रहा था इसलिए जुडिशरी में बैकलॉग ज़्यादा है और जुडिशल प्रोसेस को बेहतर करना है, तो यहाँ पे तो ये बैकलॉग बढ़ाएंगे इन तरमीम से, पहली बात। दूसरी बात ये ग्रुपिंग के हवाले से अगर उन्होंने ये तो फिर मिसकॉन्डक्ट की एलिगेशन दे रहे हैं तो फिर इसका हल तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अप्रूव करें ग्रुपिंग, अगर ग्रुपिंग कह रहे हैं। रियासत साहब की बात दुरुस्त है, ये एक फैसला था जो आइन और कानून के मुताबिक था, जिसके ऊपर 2 महीने से अब प्रोपेगेंडा हो रहा है, और इस बेसिस पे सबक सिखाने के लिए तमाम आज़ाद ज़हन जजेस को देखें कुछ पेंडुलम स्विंग्स हुए हैं। महर इफ्तिखार चौधरी के वक्त जो आज़ादी आई थी उसकी वजह से हमने बहुत सारे ऐसे लोगों का लायक होना या ना होना के बावजूद उनका लॉयर्स मूवमेंट में कितना किरदार था, उस बेसिस पे बहुत सारे लोगों को नवाजा गया और जज बना दिया गया। फिर एक वक्त आया कि जब दिल कितना बड़ा है देखते हुए जज बना दिया गया, ये नहीं देखा कि उनकी सोच या जहन कितना बड़ा है। लेकिन ये पेंडुलम स्विंग्स जो हैं ये होते होते अब एक ऐसे पॉइंट पे आ गए थे कि हमारी रीसेंट हिस्ट्री में सबसे बेहतर अपॉइंटमेंट्स हाई कोर्ट लेवल पे जो हो रही थी वो अब हो रही थी, चाहे वो गुलजार साहब जैसे लोग या मुतनाज़ा शख्सियात ही क्यों ना कर रही हों, लेकिन पूल ऑफ टैलेंट के अंदर से बेहतर लोग पिक किए जा रहे थे। बाबर सत्तार साहब, पूरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट देख लें, उनका जो औसत मेयार है वो पिछले 10 साल पुराने कहीं के भी कोर्ट्स, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ही देख लें जब बना था, उससे कहीं ज्यादा है। इस प्रोसेस के अंदर ये लोग एक जेनरेशनल रुकावट डाल रहे हैं
इससे रिकवर करने के लिए चाहे ये रोल बैक भी हो जाए सदियां लग कॉन्स्टिट्यूशनल सकती हैं, अमेंडमेंट, इस सदियां लग धक्के से सकती हैं। रिकवर ठीक करने है, के मगर लिए सर सालों जी, लगेंगे, सालों, ओके, अब जनरेशन लग सकते हैं। आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया, ये मोइज जाफरी ने उठाया था, इश्तियाक अहमद साहब, कि ये तो हम लोग खुद इतनी मुनकसिम है, ये बार्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कौन खुश मुबारकबादें दे रहा है, दिस इज ऑल अ लॉट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। मगर हम अभी ये भी देख रहे हैं कि सर अभी एक और बहुत बड़ा मरहला है जो वो बाकी आईनी बेंच का, उसका क़याम और उसकी सदारत मंसूर अली शाह साहब को मिलने के इम्कानात हैं, या जस्टिस मुनीब को तो ना ही समझा जाए, मुझे नहीं लगता कि उनको बनाया जाएगा, लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का भी नाम बार बार आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको अर्ज कर दूं कि ये जो आईनी तरामीम की आड़ में इन्होंने चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट की है, ये गैर आईनी तौर पे इन्होंने तरमीम करके इस तरह से इस मुल्क को एक कियास में डाल दिया है और निज़ाम इंसाफ को जो है वो इन्होंने उनका कत्ल किया है उसका। दरअसल होता क्या है, हमारी जो जुडिशल हिस्ट्री है उसके अंदर जस्टिस अपने क्या नाम था उनका, सज्जाद अली शाह साहब, सज्जाद अली शाह साहब की जब अपॉइंटमेंट आउट ऑफ टर्न हुई, जब भी आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस हुई या अपॉइंटमेंट्स हुई, तो उसके ऊपर फुल कोर्ट ने फैसले दिए जिसके अंदर आइन के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी उसका एक यार्ड स्टिक है, और दूसरा फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है आइन का। ये उससे मुनाफी जब भी इन्होंने फैसला किया है तो कोर्ट ने उस पर फैसले दिए हैं। हम अब भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आईनी तरामीम चैलेंज होंगी और ये आईनी तरामीम एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ये स्ट्राइक डाउन होंगी। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने एक गैर मतनाज़ा शख्स को मतनाज़ा बना दिया है, हम याह्या अफरीदी साहब को कहते हैं कि वो एक गैर मतनाज़ा जज हैं, बट उन्होंने इन आईनी तरामीम की आड़ में उनको मुतनाज़ा बना दिया है। और मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, हमारा शुरू से ये किसी एक शख्स के लिए नहीं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा से ये रहा कि 175A के तहत सीनियरिटी का प्रिंसिपल वो अल जहाद ट्रस्ट से लेके उसके बाद असद अली खान वाले केस के अंदर भी फुल कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि सीनियर मोस्ट शुड बी द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब इन्होंने उसके अंदर रखना डाला है सिर्फ और सिर्फ इन्होंने मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, और उन डर क्या था सर, मुझे तो अभी तक नहीं समझ आ रहा मंसूर अली शाह साहब से डर क्या है, खौफ क्या है हुकूमत को? जी मैं यही अर्ज करने लगा हूँ। खौफ ये है कि ये इलेक्शन का पंडोरा बॉक्स खुलेगा, वो आजाद मनस जज हैं, वो किसी का फैसला या किसी की डिक्टेशन पे अमल नहीं करेंगे। सर वो पीटीआई की भी तो नहीं करेंगे ना, आई मीन व्हाई इज दैट बीइंग बिलीव्ड? एग्जैक्टली, नो, हमने कभी भी ये नहीं कहा। आपने नहीं कहा ना, हुकूमत को भी तो होश के नाखून लेने चाहिए ना सर, आपने नहीं कहा। मगर रियासत अली आज़ाद साहब, ये जस्टिस मंसूर अली शाह को एक जस्टिस याह्या अफरीदी ने सुपरसीड किया, और अब अगर नीचे से किसी और आईनी बेंच को सरबराह बना दिया जाएगा, फिर आप क्या रिएक्शन देख रहे हैं? या अभी भी कदरे हालात बेहतर हो जाएंगे अगर आईनी बेंच का हेड आप मंसूर अली शाह साहब को बना दें? देखिए, मैं समझता हूं कि आज अगर आप तारीख उठा के देखें तो जितने आज पार्लियामेंट के अंदर लोग मौजूद थे जिन्होंने ये लेजिस्लेशन की है, एक दूसरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में काला कोट और काली टाई पहन के केसेस करते रहे, और किसी को डिस्क्वालीफाई करवाने के बाद मिठाइयाँ बांटते रहे, और दोनों जितने भी पॉलिटिकल लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं वो एक दूसरे से बेसिकली एग्रीव्ड थे। लेकिन कानून कुदरत ऐसा हुआ कि और वक्त ऐसा बदला कि आज वो सारे एक पेज पे, और उन्होंने सब ने मिल के अदलिया को निशाने पे रख के एक मेला फाइडी के साथ ये लेजिस्लेशन करके सिर्फ और सिर्फ ऐसी अदलिया वो चाहते हैं जो कंट्रोल अदलिया हो। और इस मुल्क के अंदर जो जमहूरियत है, मैं उसको जमहूरियत भी नहीं कहता, वो भी कंट्रोल डेमोक्रेसी है। उसकी रीजन ये है कि आज़ाद साहब, आप लोग क्या किरदार अदा करें? चीफ जस्टिस की तकर्री से पहले तो कराची में मुख्तलिफ बार्स के नुमाइंदों ने आईनी तरमीम को चैलेंज किया, एहतजाज किया, क्या भरपूर स्पीचेस की, तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। क्या अब भी वकला तहरीक चलाई जाएगी? बिकॉज देयर इज जबकि कुछ बार्स तो नामजद चीफ जस्टिस को मुबारकबाद दे रहे हैं, गो के मोइज कह रहे हैं कि यार वी शुड नॉट बी एक्सेप्टिंग दो और ऑथेंटिकेटिंग दोज लेटर्स, बट क्या कैसे पता लग रहा है भाई? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मौक़िफ़ जो इस अमेंडमेंट से पहले था आज भी वही है, और हमने एक वकला एक्शन कमेटी बना दी जिसके अंदर मुंतखब लोग जितने सदूर, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, मेंबर प्रोविंशियल बार काउंसिल, सदूर और सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और जो साबका इलेक्टेड लोग हैं,
ان پہ مبنی ہے. اور ہم نے سچی بات ہم نہ تو میں بالکل اپنی ایک ذاتی بات یہ کرنا رہا, میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں. ابو دی لا اس ملک کے لیے, اس آئین کے لیے, اس ادارے کے لیے, اس آزاد عدلیہ کے لیے ہم نے پہلے بھی جدوجہد کی, اب بھی کریں گے. اور 26 تاریخ کے بعد آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی طرف سے کہہ رہے ہیں, کیا بلوچستان ہائی کورٹ بار بھی ابھی کمر کس رہا ہے؟ محمد افضل صاحب بتائیے گا, کوئی تحریک نکالنے کا سوچ رہے ہیں اور کب تک؟ انشاءاللہ جیسے ریاست عمران صاحب نے کہا, پورے پاکستان کی جو الیکٹڈ نمائندے ہیں, جو ان کی میٹنگ ہوگی اور جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا, بلوچستان ہائی کورٹ ان کے ساتھ ہوگا اور ان کے شانہ بشانہ ہوگا. موئز, مجھے ریپ اپ کرتے ہوئے بتائیے گا کہ کیا آپ ایک پش بیک دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے؟ آئینی ترمیم اور پارلیمانی کمیٹی کو چیلنج کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی, یہ جورسڈکشن بھی ہوگی سپریم کورٹ کی کہ یہ سن سکے؟ دیکھیں مہر, آپ کو 2 بار کے میجر ریپرزینٹیٹیوز نے تو کہہ دیا ہے, وعدہ کر دیا ہے پش بیک کا. ایک بوجھ ہے ہمارے اوپر قاضی فائز عیسی صاحب کی شکل میں, وہ جب چلا جائے گا تو آپ کے اوپر بھی واضح ہو جائے گا کہ کس طرح یہ پش بیک عمل میں آتی ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اس دفعہ پش بیک جو ہے وہ سڑکوں پہ شاید اس شکل میں نہ ہو, احتجاج کے ساتھ ساتھ عدالتوں کے اندر سے پش بیک آئے, کیونکہ یہ جج صاحبان نے جس طرح ریاکٹ کیا ہے اس کے بعد میرے خیال میں آل آؤٹ احتجاج اور بوائیکاٹ کا جو 2007 کا سما تھا وہ شکل نہ لے. لیکن میرے خیال میں پش بیک اہم اب عدالتوں کے اندر سے آئے گا, اور اگر فل کورٹ بنتا ہے یا نہیں بنتا, یا کانسٹیٹیوشنل بینچ بنتی ہے, جو بھی چیز بنتی ہے جو عدالت کے اندر پش ہوگی, وہ یہ 25 اکتوبر پوسٹ دس لاسٹ قاضی ایک آپ کو نظر آئے گی. اس کا پی ٹی آئی میں نہیں کہوں گا, حامد خان صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیڈر سے بہت زیادہ وکلا کے لیڈر ہیں, وہ جب بات کرتے ہیں تو اصل میں ان کی بات میں سے وزن گھٹ جاتا ہے, کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے اندر ہیں. لوگ یہ بات سمجھتے نہیں ہیں. حامد خان صاحب is one of the pillars of this absolutely I agree with you, political legal community. I agree with you. مگر اگر آئینی بینچ کا چیف کا ہیڈ جسٹس امین الدین کو بنایا جائے, نہ کہ جسٹس منصور علی شاہ کو یا کسی دیگر کو, جونیئر کو. جی دیکھیں مہر, ٹائمنگ از ایوری تھنگ, کیونکہ ابھی تک تو کچھ نہیں بنا ہے نا. تو اگر ایکشن 26 اکتوبر کو آ جاتا ہے اور اس وقت تک نہ پریزائڈنگ جج ہوتا ہے, نہ آئینی بینچ ہوتی ہے, نہ 4 جج ہوتے ہیں, نہ 5 جج ہوتے ہیں, اور انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ایک آلریڈی فل کورٹ کی فیصلے کی, ملک اسد کیس کی, الجہاد ٹرسٹ کے کیس کی بات سامنے آئے, تو میری نظر میں تو اگر ایڈمنسٹریٹو ایکشن کو چیلنج کیا جائے بالخصوص, تو وہ سپریم کورٹ کی اوریجنل سائٹ پہ, جو سول سائٹ اب سمجھی جائے گی, کانسٹیٹیوشن کے علاوہ سائٹ سمجھی جائے گی, وہاں پہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے. اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ وہ کس حیت, کس طریقے کا چیلنج ہوگا, اس کی کیا حیت ہوگی. ٹھیک ہے, میں پر امید ہوں. ٹھیک ہے, ریاضت علی آزاد صاحب, کون سی بارز متحرک ہوں گی؟ کیا سب نکلیں گے یا احتجاج کے اندر آپ لوگ منقسم تقسیم دیکھیں میری ذاتی طور پہ بہت سارے وکلاء سے گفتگو ہوتی, سول سوسائٹی سے ہوتی. کوئی شخص اس امینڈمنٹ سے سوائے ان لوگوں کے جو بینیفیشری ہیں, وہ لوگ رنجیدہ ہیں اس پہ, ان کو بہت دکھ ہے. سول سوسائٹی کے لوگوں سے بھی میں سچی بات بہت لوگوں سے ملا ہوں جو اس پہ اپنے اظہار ناراضگی اور ناپسندیدگی انہوں نے کیا ہے, اور ساری سوسائٹی اس کو اچھا نہیں سمجھ رہی. آپ یونائٹڈ فرنٹ دکھا سکیں گے وکلا؟ انشاءاللہ اس میں ہم سب کو درخواست کریں گے, جس میں سول سوسائٹی, ڈاکٹرز, لائر, طلبہ, سب کو کہیں گے کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے, یہ اس ملک کی جنگ ہے, یہ اس عدلیہ کی جنگ ہے. اگر آپ نے نوکری کرنے والے ججز اس ملک میں رکھنے تو وہ کوئی عدلیہ نہیں, ہمیں آزاد منش ججز چاہیے, ہمیں آزاد عدلیہ چاہیے, تاکہ اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی ہو اور رول آف لا ہو. جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوتا وہ قوم, وہ ملک ترقی نہیں کرتی. I heard you. جی موئز, جسٹ ان دی اینڈ مہر, میں اس بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے کہتا ہوں, پریکٹسنگ وکلا میں سینکڑوں سے ہر دن ملتا ہوں, ہر دن کورٹ میں ہوتا ہوں, کوئی ایک بھی ایسا وکیل نہیں جانتا جس کی اپنی ذاتی یا خاندانی سیاسی عزائم نہ ہو اور وہ اس ترمیم کے حق میں ہو. میں سینکڑوں سے مل کے میں نے بات کی ہے, ہو ہی نہیں سکتا کوئی پریکٹسنگ انڈیپینڈنٹ لائر جو اس کا ساتھ دے. ٹھیک ہے, امجد شاہ صاحب آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام تر وکلا کمر کس کے کھڑے ہیں. از اٹ اے میٹر آف ڈیز اونلی؟ اسی نوٹ کے اوپر جورسڈکشن کے اوپر دیکھنا ہوگا ریاست علی آزاد صاحب, جورسڈکشن چیلنج, عدالتوں میں جورسڈکشن کا سوال نہ اٹھ جائے. مگر ابھی وکلا جو ہیں وہ کمر کس چکے ہیں, احتجاج کرنا چاہتے ہیں. ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد اہم خبر کے ساتھ حاضر ہوں.
तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में आईनी तरमीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए ये फैसला कर लिया गया है कि आईनी तरमीम और पार्लिमानी कमेटी की तश्कील को अदालत में चैलेंज किया जाएगा। कोर कमेटी ने यह फैसला भी किया कि आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज की मनसूबाबंदी करेंगे और एहतजाजी तहरीक के लिए ज़ेली कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। कोर कमेटी ने अपने एलामिये में इमरान खान और उनकी एहलिया की मुलाकातों पर आए गैर कानूनी पाबंदी के खात्मे और मुलाकातों की फौरी बहाली, इमरान खान की बहनों अलीमा खान, उज़मा खान, आज़म स्वाति और इंतजार हुसैन पंचोता की फौरी रिहाई का मुतालबा भी किया है। अदालत से ही जुड़े एक और मामले में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सवाल उठा रही थी कि अदालत की तरफ से बुशरा बीबी की जमानत और रिहाई के अहकामात के बावजूद रोपकार क्यों जारी नहीं की गई। खालिस्तान इस अदालती मामले पर मगर अपोजिशन लीडर इदारों को जिम्मेदार ठहराते रहे। हमें पता है ये कंट्रोल कहाँ से हो रहा है। ये जज साहिबान को इधर उधर करना, उन पे प्रेशर डालना, ये कहना कि जी फौतगी पे चले गए हैं, दूसरा जज ड्यूटी जज जो है वो भी गायब हो जाना। हाजूज माजूज के कहने पे, उनके दबाव पे वो जज साहिबान बैठे नहीं है और एक बेकसूर खातून को आज जेल में रखा हुआ है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर करते हुए उनकी रिहाई के अहकामात जारी किए। कल बुशरा बीबी के वकील के दलाइल मुकम्मल होने के बाद आज FIA प्रोसिक्यूटर के दलाइल मुकम्मल हो गए, जिसके बाद अदालत ने फौरी फैसला सुनाते हुए 10-10 लाख के मुचलकों पर बुशरा बीबी की जमानत मंजूर की। दौरान समाज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि बरतानवी वजीर आजम भी तहाइफ अपने साथ घर ले गए। सबने उन्हें कहा, मगर बरतानवी वजीर आजम का यह कहना था कि उन्होंने रूल्स के मुताबिक गिफ्ट लिए। उन्हें कहा गया कि रूल्स अपनी जगह मगर आपका एक कद काट है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आप अजरबैजान जाकर देखें तो वहां एक म्यूजियम है कि जहां गिफ्ट रखे जाते हैं। दुनिया के सदूर को जो तोहफे मिलते हैं वो अपनी तस्वीर के साथ उन तोहफों को इस म्यूजियम में रखते हैं, मगर मुझे पाकिस्तानी हुक्मरानों में से सिर्फ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तस्वीर वहां नजर आई। बदकिस्मती से किसी और पाकिस्तानी हुक्मरान या शख्सियत की कोई तस्वीर वहां नजर नहीं आई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं कराए तो बानी PTI को मुल्जिम क्यों बनाया गया। इस पर FIA प्रोसिक्यूटर उमर मजीद ने अदालत से अर्ज की कि इमरान खान पब्लिक ऑफिस होल्डर थे। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नुक्ता उठाया कि ये तो जस्टिस काजी फायज ईसा की तरह का केस है। इस केस में भी शोहर को बीवी के किए का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इस पर प्रोसिक्यूटर ने अर्ज किया कि यह केस उस केस से थोड़ा मुख्तलिफ है। रियासत को मिलने वाला गिफ्ट जमा कराना और डिक्लेयर करना होता है और ये केस इस तोहफे से मुतल्लिक है कि जो जमा ही नहीं कराया गया और इस इकदाम के नताइज हैं। रियासती मलकियती तोहफे को खरीदने से पहले अपने पास नहीं रखा जा सकता। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फिर सवाल उठाया कि तोशा खाना के तोहफे की कीमत का दुरुस्त तखमीना ऑक्शन के जरिए ही लगाया जा सकता है। आप किसी शॉप से घड़ी लेकर निकलें और फिर बाद में इसकी कीमत लगवाएं तो क्या ये कीमत लगेगी। प्रोसिक्यूटर ने दलाइल मुकम्मल किए और इसके बाद अदालत ने फौरी मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी करते हुए बुशरा बीबी को रिहा करने के अहकामात जारी कर दिए, मगर इन अहकामात के बावजूद बुशरा बीबी की रोपकार जारी नहीं हो सकी। स्पेशल जज सेंट्रल FIA शाहरुख अर्जुमंद की अदम दस्तयाबी की वजह से रोपकार जारी ना हुई तो ड्यूटी जज हमायूं दिलावर पहले से ही रुखसत पर थे और खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन किसी जनाजे में शिरकत के लिए गए हुए थे। नाज़रीन, इस दौरान तहरीक इंसाफ वकला मचल के लिए एक अदालत से दूसरी अदालत के चक्कर लगाते रहे। वकला खालिद यूसुफ और खतीजा सदीकी ने एडमिनिस्ट्रेटिव जज राजा जवाद अब्बासी की अदालत का दरवाजा भी खटखटाया। वो अदालत से रवाना हो चुके थे, जिसके बाद वकला ने सेशन जज वेस्ट की अदालत से भी रोपकार जारी करने की इस्तदा की। वकला को यह बताया गया कि ड्यूटी जज की लिस्ट में सेशन जज का नाम ही शामिल नहीं। रोपकार जारी ना होने पर तहरीक इंसाफ की तरफ से शदीद रद्द अमल का इजहार किया जा रहा है। इसी तरह इंतजार पंचोता के केस में आज वजारत दिफा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यह बताया कि इंतजार पंचोता किसी खुफिया एजेंसी के पास नहीं। हाई कोर्ट ने वकील अली बुखारी और फैसल चौधरी को हदायत जारी की कि वो इस मामले में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत करें। तहरीक इंसाफ से ही मुंसलिक इमरान खान से मुलाकात ना करवाए जाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत के दौरान आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंट को नोटिस जारी कर दिया है। PTI वकला ने अदालत से इस्तदा की कि हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। इमरान खान के कमरे की कई दिन से बिजली भी नहीं है और उन्हें कॉरिडोर में निकलने की भी नहीं इजाजत दी जा रही। इन हालात में मगर PTI भरपूर एहतजाज की तैयारियों में भी है और आईनी तरमीम और पार्लिमानी कमेटी को चैलेंज करने भी जा रही है। बात करेंगे अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। सर, ये फरमाई दीजिएगा कि आप लोगों की आज आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज करने का फैसला आप लोगों ने किया है। कोर कमेटी भी बैठी है, पॉलिटिकल कमेटी भी गालिबन बैठी है। ये चैलेंज अब किस तरह होगा उस फोरम के ऊपर? ये तो अब आईनी तरमीम आ चुकी है एंड ये केस तो अब जाने ही आईनी बेंच के अंदर है। दे डोंट हैव द जुरिसडिक्शन ही चैलेंज हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहर बुखारी साहबा, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम पे मदऊ किया। सबसे पहली बात यह है कि जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया था
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का वो भी नाकस, जिस तरह के मेंबरान को उठा के लाया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 मेंबरान को जिस बेढोंगे तरीके से और जिस तरह ज़दोकोब करके लाया गया था उसको भी हम लोग करेंगे। और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इटसेल्फ हैं, मतलब ख़ासकर जुडिशरी के हवाले से जो प्रिंसिपल्स वायलेट हो रही हैं आपके आइन के, जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे, उसको जो ट्विस्ट किया गया है, इन चीज़ों को हम लोग इंशाल्लाह ताला चैलेंज करेंगे। जो हमारा जुरिस्डिक्शनल इश्यूज है ना उमर अयूब साहब, जुरिस्डिक्शनल इश्यूज बिल्कुल हों, पर आप चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल को सुन ही नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट का ये चीफ जस्टिस जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है एज अ बेनिफिशियरी ऑफ दिस तरमीम, क्योंकि कल आप पार्लिमानी कमेटी ने बना के उनको नामजद किया है, उन्होंने कबूल कर लिया है, वो ओथ लेंगे 26 को। एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है उस सिस्टम या उस तरमीम के ज़रिए जो एक सिस्टम अमल में आया है जिसके थ्रू उनको चीफ जस्टिस नामजद किया गया है। आई मीन इट कैन बी चैलेंज्ड ऑन मल्टीपल फ्रंट्स, बिगेस्ट बीइंग जुरिस्डिक्शन। मेरा ख्याल है जी आपका जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं इस वक्त वो सुनेंगे केस और वो डिसाइड करेंगे ऑन द मेरिट्स ऑफ लॉ। हमारी उम्मीद भी यही है और होना भी चाहिए। रोंजो साहब का कल का बयान दिया, उसके बाद दिया, उसके बाद फिर दिया, तो इट इज मोर डिस्क्रेडिट, इधर बदएतमादी बढ़ गई है सियासतदानों के हवाले से। मैंने तो मेहर बुखारी साहब मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बताया, मैंने फोटोग्राफ्स दी और मैंने कहा कि आपके सफ़ेद कपड़ों में मलबूस नामालूम लोग, आपके जो सिक्योरिटी पर्सनल नेशनल असम्बली के जो छुट्टी पे थे उनके नाम पे वर्दियाँ इशू, मतलब वो उनके नाम पे आके लोगों ने एंट्री की और नामालूम लोग थे, एजेंसीज़ के इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग थे, आके उन्होंने रखवाली की इन लोगों की, 5 लोगों की और बाकी सेनेटर्स की भी। जो गाड़ी एंटर कर रही है सेनेटर साहब को लेके उसका आप नंबर प्लेट देखें, उसको कंपेयर करें वो किस गाड़ी की नंबर प्लेट है, चाहे वो करोला की है या किसी ट्रैक्टर की है। उस ड्राइवर का आप फेशियल रिकग्निशन करें, जब वो लेके आ रहा था वो कौन ड्राइवर था, किस इदारे के साथ है। ये सारी चीज़ें मैंने तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिमांड की है। एंड यार सादिक ने कहा करूंगा, बट डू यू बिलीव हिम? हमारी तो रसाई स्पीकर तक है ना, करनी, डू यू बिलीव हिम? वो आप, मैं ये नहीं कह रही आपने गलत किया, आप आस्किंग, उम्मीद लगाए बैठे करना पड़ेगा। मैं ये भी बता दूं कि वो तो शेख वकास अकरम उज़ैन को भी उठा लिया था ना, बड़े क्या बना स्पेशल कमेटी का। मैं वही कह रहा हूँ कि आप देखिएगा कल को ये शायद मुड़ के ये करें कि जी ये लोग तो हमारे थे, उनकी सर्विस रिकॉर्ड और सारी चीज़ें आ जाएंगी। एक उनमें से जो MNA को गायब किया गया था, मज़े की बात बताता हूँ, उसने कहा जी मेरे पास तो वोटिंग कार्ड नहीं। रात को नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट से उसका आइडेंटिफिकेशन कार्ड भी बन गया था। आपको मज़े की बात बताऊँ मेहर बुखारी साहबा, जो 10वीं मीटिंग हो रही थी आपके स्पेशल कमेटी की, मौलाना साहब और हम लोग इकट्ठे बैठे थे, ना उनको पता ना हमें पता, क्योंकि हम लोग उस कमेटी के मेंबर्स थे कि उन्होंने पीछे पास कर दिया। और मज़े की बात बताऊं, आपके खुर्शीद शाह साहब को भी नहीं पता वहाँ पे वो, और उनके मेंबरान को भी नहीं पता, और वो ठप्पा लग गया और वो चला गया। जहाँ पे उस कमेटी मीटिंग्स में मैं खुद बैठता रहा हूँ, यकीन जाने कोई डिस्कस ही नहीं हुआ, आए बाएं शाये की बातें होती रही, पर मसवदा होता ही नहीं था किसी के पास मसवदा नहीं था। So, रबर स्टैंप रहा है पूरा सिस्टम। मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो वहां पे भी कहता था नंबर एक चीज ये है कि ये वो बॉडी नहीं थी जहां पे डिस्कस करें। नंबर 2, मसवदा डिस्कस नहीं हुआ। मैंने तो अपनी स्पीच पे कौमी असेंबली में कहा कि 502 वर्कशॉप से किसी मिस्त्री ने ये मसवदा बनाया है और फटपटी पे किसी डिस्पैच राइडर को दे के यहाँ पे पहुंचाया है। जब लॉ मिनिस्टर कहते हैं जी मुझे वसूल नहीं हुआ मसवदा, और भाई आपकी मिनिस्ट्री नहीं बना रही थी और कौन बना रहा था, अटॉर्नी जनरल को नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो फिर लिहाजा ये रियलिटीज़ हैं। और इस रियलिटी में शुरू के अंदर क्या काजी साहब को एक्सटेंशन देने की नीयत से जो काम शुरू हुआ था वो डायलूट होते होते बिकॉज ऑफ प्रेशर और जो हालात बने, उसके बाद वो मकसद तब्दील हो गया कि मंसूर अली शाह का ही रास्ता सिर्फ रोकना है और मुनीब साहब का रास्ता रोकना है? या मेरा ख्याल है ये तो इनका आपस में लगा रहा था, गवर्नमेंट के अलायंस के मेंबर्स का और इस्टेब्लिशमेंट का। और जिस तरह मैंने कौमी असेंबली में अपनी स्पीच का आगाज़ किया, मैंने कहा जी आज ये 26वीं आईनी तरमीम जो है ये है वोट को इज़्ज़त दो से लेके इज़्ज़त दो का सफ़र जो है वो चलता आ रहा है, और मज़ीद मुझे लग रहा है कुछ दिनों तक या हफ्तों तक ये चलेगा। बहैसियत लेजिस्लेटर सुबह 5 बजे तक हमारे बुजुर्ग सियासतदान, एवरेज एज उस ऐवान में क्या होगी? यू विल बी प्रॉब्ली कंसिडर्ड अमंग्स द यंगस्टर्स ओवर देयर प्रॉब्ली। इक्का दुक्का तो बहुत ही यंग है, बट जो बुजुर्ग हैं वो तो काफ़ी बुजुर्ग हैं। तो एवरेज एज जो होगी सुबह 5 बजे तक दे शोड सो मच कमिटमेंट एंड ज़ील
Was it surprising for you? मेरा तो पूरा ख्याल था कि अभी ये सारे मार्च करके सीधा लेफ्ट राइट करते हुए 3 के कॉलम में जाएंगे नीचे और पार्लियामेंट स्क्वायर में वहाँ पे एक हवलदार साहब खड़े होंगे और वो उनको पूरा परेड करते हुए सलामी की चबूतरे के सामने से अल्लाह करते हुए वो जाएंगे। मेरा तो ये ख्याल था, उनमें इतनी एनर्जी थी उस वक्त। मैं बाकी बहुत एनर्जी, जो तकरीरें हो रही थी, जो एक्सप्रेशंस थे, सुबह बाजमात नमाज पढ़ने का लग रहा था कि मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सलामी के चबूतरे वो सामने जब वो फरिश्ते खड़े हों आपके उड़न तश्तियों पे आए हों तो 440 का करंट तो सारे इनको लगा हुआ था ना जी, क्यों ना करते ये। वाइट कमिटमेंट सर, जी वो बड़ी ज़बरदस्त कमिटमेंट सिस्टम की दुरुस्तगी के लिए और बेहतरी की तरफ जाने के लिए। वहाँ पे हुकूमती बेंचेस पे तो 440 का करंट ऐसे फिर रहा था कि आप सोच नहीं सकते थे। जिनके पेस मेकर्स लगे थे, जो मतलब सो रहे थे, उनको वही करंट लगता था और 4-5 उधर बैठे भी हुए थे। वो भी मैं ट्वीट कर लूँगा, उनकी भी तस्वीर मैंने ली हुई है माशाल्लाह। अगर आप लोगों का प्लान है एक मुल्की एहतजाज का? हम लोग बिल्कुल करेंगे जी इंशाल्लाह, But बिल्कुल करेंगे। nothing is final yet. नहीं, टाइमिंग्स और किस तरह करना है वो हमारी मर्जी होगी। और खान तक एक्सेस भी अभी तक यकीनी अभी तक इन्होंने नहीं दी है और बुशरा बीबी तक भी उन्होंने, आज मैं उधर से होके आया हूँ, पिछली बार भी था, पिछली बार जहाँ पे हम लोग गेट पे खड़े थे आजम स्वाति साहब और मैं, और दूसरे गेट से उन्होंने उनको रिहाई दिखा के और फिर गिरफ्तारी डाल के वो अंदर ले गए थे। इस बार तो उन्होंने उसकी ज़हमत नहीं की। वो जज साहिबान भी उनको अचानक जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ख़बर आई कि वो उनको बेल हो गई है, उनकी ज़मानत हो गई है, तो जज साहब को फौतगी की खबर उसी वक्त आ गई, उनकी इमरजेंसी उसी वक्त हो गई। अल्लाह ताला जो उनकी मग़फ़रत फरमाए जिनके जनाजे के लिए वो गए थे, और अल्लाह ताला। मगर बुशरा बीबी बाहर आते हुए नहीं दिख रही हैं आपको लास्ट टाइम, और तो कोई केस है नहीं उनके ऊपर? उनके ऊपर और कोई केस एज ऑफ राइट नाउ, एज ऑफ राइट नाउ और कोई केस नहीं है। वो कहते हैं टुमारो इज अनदर डे, कल हम लोग देखते हैं इट इज इंडीड क्या और ये लोग मतलब ड्रामा रचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपोजिशन लीडर की बात सुनी। नाजरीन, 730 दिन कबल आज ही के दिन केन्या में हमारे दोस्त और सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया था, और इन गुज़िश्ता 730 दिनों के दौरान उनकी फैमिली, उनके दोस्त, उनके कॉलीग्स उनके लिए इंसाफ की दुहाई देते रहे हैं। मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से केन्या की अदालत से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, मगर आज तक कातिलों को इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया जा सका। जिन मुआशरों के अंदर सहाफ़ियों और सच बोलने वालों, सच की जुस्तजू करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना एक प्रायोरिटी नहीं होती, वो मुआशरे कितनी देर तक अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं, इस पे सोचिएगा ज़रूर। अल्लाह अरशद शरीफ को जन्नत फिरदौस में जगह। गुड नाइट अल्लाह।